हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज आपका एग्ज़ाम है BCOG 172 का और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है कि आपको चार क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको वो करवा देती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट ले रखी है, उनके सॉल्यूशन ले रखे हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। इनमें से आपके मतलब कि दो क्वेश्चन तो आराम से ही आ जाएंगे और आप उन्हें कवर कर लेना एंड आपके 20 मार्क्स यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड PPP मॉडल। सबसे पहले ट्रिपल पी होता क्या है? ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप मॉडल होता है। इज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट, जो कि कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में एंड द प्राइवेट सेक्टर के बीच में, फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किस लिए? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अंडर दिस मॉडल, इस मॉडल में गवर्नमेंट प्रोवाइड द सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। वाइल द प्राइवेट फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और मैनेजरल एक्सपर्ट खुद के एक्सपर्टीज यूज करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि पीपल्स को सर्विस अच्छी मिल पाए। इसके फीचर क्या है? शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर्ड होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द सर्विस क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस का बर्डन कम हो जाता है। एसिलरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को एसिलरेट रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सही रहता है। एंड एनकरेज द इनोवेशन एंड द बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन को इंक्रेजमेंट मिलती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेटर रहता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हाईवे। हाईवे में गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट कैसे करती है? प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, वो हाईवे वगैरह बनाते हैं, टोल वगैरह की उन्हें मतलब कि कुछ स्कीम कर देती है कि उनके टोल बोल लेंगे या कुछ ऐसा मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट रेट पे। जैसे एयरपोर्ट भी इसमें आ जाता है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी इसमें आ जाता है, स्मॉल सिटी इनिशिएटिव भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ये इंडिया एंड द पीपी मॉडल के बारे में है। पीपी मॉडल के बारे में हम पूरा बता देंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या फीचर होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, और इतने में ही आपको 10 मार्क्स दे देंगे। हो चुके तो आपको इसका एक्सप्लेन भी कर देना, लेकिन आपको एक ग्रेड बेस पर भर दोगे तो भी आपको 10 मार्क्स इसके आराम से मिल जाएंगे। अनदर क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ पीपी इन इंडिया। इंडिया में पीपी का क्या फॉर्म होता है? क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म्स बताने हैं, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। मेजर फॉर्म ऑफ द ट्रिपल पी इंक्लूड, ट्रिपल पी के मेजर फॉर्म्स कौन से हैं? बीओटी। बीओटी क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी बिल्ड एंड ऑपरेट अ प्रोजेक्ट, प्राइवेट कंपनी बिल्ड करती है और ऑपरेट करती है किसी प्रोजेक्ट को फॉर अ फिक्स पीरियड, एक पीरियड के लिए, बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने से पहले जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो बिल्ड भी करती है, उसे ऑपरेट भी करती है। एक फिक्स पीरियड दिया जाता है कि इतने तक की आप ही ऑपरेट करोगे एंड उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट को। अनदर अनदर फॉर्म इज अ BOOT। इसका मतलब है बिल्ड ओन एंड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ओन एंड ऑपरेट ट्रांसफर, जैसे कि वर्ड में ही है, पहले बिल्ड करेंगे, देन ओन करेंगे, देन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर कर देंगे। प्राइवेट पार्टनर ओन एंड ऑपरेट द फैसिलिटी बिफोर द ट्रांसफर, ट्रांसफर से पहले वह उस फैसिलिटी को ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, अनदर फॉर्म इज अ DBFO। DBFO की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट। इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर डिजाइन करती है, फाइनेंस करती है, बिल्ड करती है एंड ऑपरेट करती है। सभी चीज़ें क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर ही करती है। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी करती है, उसे फाइनेंस पैसे भी वही लगाती है, बिल्ड भी वही करती है और ऑपरेट भी वही करती है। अनदर फॉर्म इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्राइवेट फर्म मैनेज एंड ऑपरेट द पब्लिक एसेट। प्राइवेट फर्म है वो मैनेज करती है और ऑपरेट करती है पब्लिक एसेट को फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही मैनेज और ऑपरेट करती है। वो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ टाइम का, 10 साल का, 20 साल का, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट वेंचर भी एक अनदर फॉर्म है, जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म जॉइंटली ओन एंड मैनेज प्रोजेक्ट, जिसमें प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों जॉइंटली ओन और मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट को। पीपी ट्रिपल पी मॉडल इज अ वाइडली यूज इन दी रोड। ये वाइडली किस में यूज होता है? रोड्स में यूज होता है, पोर्ट्स में यूज होता है, एयरपोर्ट्स में यूज होता है एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। ये पीपी मॉडल के फॉर्म्स थे। ठीक है,
5 फॉर्म है, 2-2 नंबर के फॉर्म है, 10 मार्क्स आपको आराम से सिक्योर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। हो सके तो इसमें एग्जांपल भी दे देना एक एक की, कुछ भी मतलब कि टोल रोड्स का दे दिया, एयरपोर्ट का दे, सब भी मैं ये 5 ये चीज़ें दे रखी हैं, पाँचों में एक एक एग्जाम्पल दे देना, कोई मैटर नहीं है, वो कोई ध्यान नहीं देता कि ये रियल टाइम से रिलेटेड है या नहीं है। अनदर क्वेश्चन इज एमएसएमई इन इंडिया। एमएसएमई इन इंडिया को डिफाइन करो। सबसे पहले एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर द एंटरप्राइजेज दैट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है एंड सर्विस में एंगेज है विद अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी जो इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका कम होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू जीडीपी, जीडीपी को भी जीडीपी में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एमएसएमई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एमएसएमई डेवलप हो चुके हैं। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, खुद की ओनरशिप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने को प्रमोट करते हैं। सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड द रीजनल डेवलपमेंट, जिससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता है और रीजनल की भी डेवलपमेंट होती है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं एमएसएमई में? लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस का लिमिटेड एक्सेस है, फाइनेंस नहीं मिल पाता उन्हें। टेक्नोलॉजी कंसर्ट, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो बैकलॉग जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उन्हीं का उन्हें यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। मार्केटिंग डिफिकल्टी, मार्केट में भी डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है लोगों के पास। लोग हैं बड़े बड़े जो डेवलपर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो लोअर रेट पे और अच्छी प्रोडक्टिविटी से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। एमएसएमई आर ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एमएसएमई को मोस्टली बैकबोन कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का। अनदर क्वेश्चन है जिसपे हमें शॉर्ट नोट लिखना है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू द एमएसएमई। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है एमएसएमई को? गवर्नमेंट इंडिया सपोर्ट द एमएसएमई थ्रू द वेरी स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। कौन सी स्कीम है ये? मुद्रा लोन एंड द इजी क्रेडिट। एक स्कीम है मुद्रा लोन एंड इजी क्रेडिट नेम से, मतलब कि लोग मतलब मुद्रा लोन के वे से, मतलब कि जो एमएसएमई है उन्हें इजीली लोन मिल जाता है बैंक से, मुद्रा लोन इजी क्रेडिट स्कीम के थ्रू। एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी एक स्कीम आई है, जिसमें भी वो क्रेडिट ले सकती है गारंटी के बेस पे, गवर्नमेंट की गारंटी के बेस पे फ्रॉम द बैंक। प्राइवेट मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम मतलब कि बनाया गया है किसके लिए? एमएसएमई के लिए, कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से उन्हें लोन प्रोवाइड, लोन एंड द सब्सिडी वगैरह दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। एंड द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, टेक्नोलॉजी की भी स्कीम दी गई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, उसके लिए भी उन्हें स्कीम बनाई गई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें मतलब कि ज़्यादा लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है एमएसएमई को, उनके लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम लेके आए हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो एक सिंप्लीफाइड रजिस्टर, जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल डालनी पड़ती है और इतना ही लॉ एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करना पड़ता है, इतना ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो कि मतलब कि उन्हें मतलब कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आती। सब्सिडी एंड द स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड द एक्सपोर्ट, मतलब सब्सिडी वगैरह दी जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाता है। दिस मेजर इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस में इंप्रूवमेंट आती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी आती है। अनदर क्वेश्चन है जिसपे हमें शॉर्ट नोट लिखना है, पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी की क्या स्थिति है, उसके उस पर भी हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो हम इसे पढ़ते हैं। सॉरी। पॉवर्टी रेफर टू अ सिचुएशन, पॉवर्टी एक सिचुएशन है वेयर पीपल लैक द सफिशिएंट इनकम, जब पीपल के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है टू मेट द बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। कौन सी बेसिक नीड होती है हमारी? नेसेसिटी क्या होती है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ज्यादा ग्रोथ की वजह से भी पॉवर्टी आती है, लो प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से भी पॉवर्टी आती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी पॉवर्टी आती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? मेल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पाता लोगों को, पुअर हेल्थ, लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, इलिटरेसी, अनपढ़ता ज़्यादा बढ़ती है, लोग अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए लोगों को। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर लेके आई है पॉवर्टी को कम करने के लिए, जैसे मैगनरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीएम गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे ऐसे स्कीम गवर्नमेंट लेके आती रहती है ताकि इंडिया में पॉवर्टी कम हो। अनदर क्वेश्चन इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट टू आईसीटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं आईसीटी होता क्या है। इसमें पूछा है कि आईसीटी की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईसीटी क्या होता है। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट कैसे, मतलब कि कैसे गवर्नमेंट प्रमोट करती है इसे,
बाय द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, नए नए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें लोग डिजिटल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है बहुत सारे नए नए, जिसमें लोग मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस कर पा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दे रही है, लोगों को स्टार्टअप करने के लिए मोटिवेट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम नई नई स्कीम लेके आ रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि लोग इलेक्ट्रॉनिकली ही मतलब कि नई नई मशीनरों की तरह नई नई टेक्नोलॉजी के वे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है मतलब कि मैन्युफैक्चरर को, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो न्यू टेक्नोलॉजी भी, ताकि प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो। दिस इनिशिएटिव एनकरेज द इनोवेशन, जिसकी वजह से किसमें इंक्रीजमेंट होती है, इनोवेशन में इंक्रीजमेंट होती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्रीजमेंट होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीजमेंट होती है। रोल ऑफ आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एकदम तो हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनहेंस करती है प्रोडक्टिविटी को एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ को, दैट इंप्रूव द कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंप्रूव होती है। इसके बेनिफिट क्या है, सपोर्ट द ई गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें मैनेज हो रही है। फैसिलेशन ऑनलाइन एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, ऑनलाइन एंड हेल्थ केयर एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ रही है। प्रमोट द ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज एंड सेल की जा रही है। क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। इंप्रूव द बिजनेस की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। आईसीटी इज अ की ड्राइवर फॉर द डिजिटल इकोनॉमी के लिए आईसीटी सबसे बड़ा ड्राइवर है। आईसीटी के बेस पे ही डिजिटल इकोनॉमी चल रही है। अनदर क्वेश्चन इज अ ट्रेंड इन द इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडियन ट्रेंड्स इन द इंडियन फॉरेन ट्रेड में क्या ट्रेंड्स है। इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली सिंस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। मेजर ट्रेंड्स क्या है, क्या क्या ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं। ग्रोथ इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीजिंग द सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जैसे आईटी एंड द सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, आईटी और सॉफ्टवेयर को। डिवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर का बढ़ रहा है। ट्रेडिंग पार्टनर डिवर्सिफाई हो रहे हैं, मतलब कि हम ग्लोबली अब सेल एंड परचेज कर रहे हैं। राइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। इसके चैलेंजेस क्या है, ट्रेड डेफिसिट ट्रेड की कमी हो रही है, ट्रेड की डेफिसिट हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल की इकोनॉमी है वो अनसर्टेन हो रही है। फॉरेन ट्रेड कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जिसकी वजह से हमें फॉरेन ग्रोथ हो रही है एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारी बढ़ रही है। अनदर क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स और इंपोर्टेंस वगैरह के बारे में बता देंगे। सबसे पहले हम करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, किसमें बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है उसके रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नॉर्मली ये एक 1 पीरियड का ही होता है। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, क्या क्या इसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं। करंट अकाउंट बनता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड एंड सर्विस होती है, इनकम एंड द ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिकेट द एक्सटर्नल फैसिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन, इंडिकेट द एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन, बाहर की फाइनेंशियल पोजीशन का इंडिकेट करती है, मतलब कि हम बाहर की फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। एंड हेल्प द फॉर्मुलेट द ट्रेड एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से ट्रेड एंड मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प मिलती है। अनदर क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ द डब्ल्यूटीओ का फुल प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड के ट्रेडिंग को मैनेज करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को मैनेज करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाता लोगों के बीच में। मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसमें एक मोस्ट फेवर्ड नेशंस बनाए गए हैं, कि कुछ नेशंस बनाए गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेवर्ड नेशन जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनके नेशंस बनाए जाते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, सभी की नेशनल के वाइज इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्री एंड द फेयर ट्रेड, बिना डर के, बिना मतलब कि सही रेट पे ट्रेडिंग हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, और डब्ल्यूटीओ प्रेडिक्ट भी करता है कि कितना इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हो जाता है इस टाइम पे, मतलब कि प्रेडिक्टिबिलिटी में भी हेल्प करता है। दिस प्रिंसिपल प्रमोट द सस्टेबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ट्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल स्टेबल हो जाता है इस डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल की वजह से। टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, अनदर क्वेश्चन है ये। तो एम्प्लॉयमेंट 5 टाइप की होती है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिक्सियस, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यूरिंग द जॉब ट्रांजिशन, जब जैसे एक पर्सन है जॉब छोड़ता है और दूसरी जॉब मिलती है, दोनों के बीच में जो गैप होता है, टाइम गैप होता है, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनदर पॉइंट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मिसमैच बिटवीन द स्किल एंड द जॉब रिक्वायरमेंट। जितनी मतलब कि स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि मतलब कि जितनी हमें स्किल चाहिए थी, जॉब की रिक्वायरमेंट थी, वो वैसे एम्प्लॉय हमें नहीं मिले, ये होता है ये
एक सेकेंड। मतलब कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों के पास स्किल और जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ताकि मतलब कि जिस टाइप की हमें जॉब जो मार्केट में उस टाइप के लोगों के पास स्किल नहीं है, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कोज बाय द इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि इकोनॉमिक के डाउनटर्न की वजह से आती है। डाउनटर्न मतलब कि इकोनॉमिक में जैसे कि 5-4 फेज होते हैं, आपको पता है, ग्रोथ, रिसेशन एंड द रिसेशन होता है, एक डिक्लाइन फेज होता है, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि ये इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट सीजन के बेस पे आती है, अगर ड्यू टू ऑफ सीजन इन दी एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। एग्रीकल्चर में जैसे एग्रीकल्चर में एक सीजन पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, टूरिज्म भी कुछ ही टाइम पे होता है, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। डिस्ट्रिगन्स अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिगन्स अनएम्प्लॉयमेंट, मोर वर्कर एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड, जितने वर्कर की जरूरत है उससे ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। जैसे कॉमन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मतलब कि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। Another question is the inequality. Inequality क्या होती है? Inequality refer to unequal distribution of the income. इनकम का unequal distribution, wealth का unequal distribution, अपॉर्चुनिटी का, रिसोर्सेज का among the individuals के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। इसके रीजन क्या है? unequal एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल, अनइक्वल मिल रही है लोगों को। डिफरेंस इन ओनरशिप ऑफ एसेट, एसेट्स की ओनरशिप लोगों की अनइक्वल है। किसी लोगों के पास तो बहुत ज्यादा एसेट है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल की वजह से भी डिफरेंस आता है कि लोगों के मतलब कि रहने मतलब की जगह के बेस में भी, लोकेशन जहाँ पे वो रह रहे हैं उसकी वजह से भी ये डिफरेंस आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी ये इसका इफेक्ट पड़ता है। ये इसके रीजन है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? सोशल टेंशन, सोशल में टेंशन बढ़ती है। पॉवर्टी, रेजिस्टेंस, पॉवर्टी बढ़ती जाती है। रिड्यूस इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी एम टू रिड्यूस द इनक्वालिटी, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाती है इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, थ्रू द वेलफेयर प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम्स के थ्रू एंड द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू। अनदर क्वेश्चन इज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वॉज इंट्रोड्यूस पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडियन इकोनॉमिक के रिफॉर्म के लिए ये पॉलिसीज आई थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। फीचर क्या है इसके? अबोलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। रिडक्शन इन द पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को रिड्यूस कर दिया था। एनकरेजमेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया था। एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन जिससे बढ़ गया था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हो गई। हायर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में ज्यादा हो गई। इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है। अनदर क्वेश्चन इज अ इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इंडिकेटर क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के? तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मेजर थ्रू किस थ्रू मेजर होता है? लिटरेसी रेट से मेजर कर सकते हैं, एजुकेशन एंटेनमेंट से मेजर कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर कर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस से मेजर कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट से मेजर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट से मेजर कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं। दीज इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये रिफ्लेक्ट करते हैं क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज को। अनदर क्वेश्चन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया यूज द मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को टू कंट्रोल द मनी कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? मोरल सुसेशन, क्रेडिट रेशनिंग एंड द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव में क्या है? मोरल सुसेशन हो रहा है, क्रेडिट रेशनिंग हो रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रही है कई लोगों को, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। रिवेन्यू सोर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या रिवेन्यू सोर्स है? स्टेट गवर्नमेंट आप कैन अर्न द रिवेन्यू, कौन से सोर्स से अर्न करती है? टैक्स रिवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, मेन रिवेन्यू सोर्स है स्टेट, जैसे कि SGST, CGST, IGST मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को तो SGST मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, एक्साइज ड्यूटी ऑफ द लिकर एक्साइज ड्यूटी मिलती है, मोटर व्हीकल टैक्स मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिलती है। नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन से हैं? फाइन, फीस एंड फाइन मिलता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट मिलता है, डिविडेंड फ्रॉम द स्टेट एंटरप्राइज से डिविडेंड मिलता है। ट्रांसफर्स क्या मिलता है? ग्रांट इन एड फ्रॉम द कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट एंड एड्स मिलती है। शेयर इन दी सेंट्रल टैक्स में भी शेयर मिलता है, एंड द फाइनेंशियल कमीशन मिलता है। एंड दिस रेवेन्यू फाइनेंस पब्लिक सर्विस एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रेवेन्यू किस लिए यूज करते हैं? पब्लिक सर्विस के लिए यूज होते हैं एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट। ये आप कर लोगे आराम से, तो आपको इनमें से दो शॉर्ट नोट तो आराम से देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम में, और आप वो पेपर में कराना। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।